दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन ताम सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल दो आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नागी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीर्थमी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है।
समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि अकबर बीरबल बिनोद 24 है तो उसे सामने लाबो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी दूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोरना सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था।
बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह के मन में यह बात आई, संसार में मूर्खों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, 4 मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें। यह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो, जो आपका पैर खुशी हाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता? आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बतलाते जाइए। उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ हीला हवाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जय बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा खसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह के पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। वह आप तो घोड़ी पर सवार था, परंतु अपने सिर पर घास का बंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लाद कर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है, ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता, मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए दिए बादशाह के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, 4 मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। बादशाह तो 2 को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर का है, जो आपको ऐसे 2 मुखों के देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। बादशाह को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार आश्विन के महीने में बीरबल बीमार पड़ा, जिस कारण महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारियों के साथ उसके मकान पर गया।
बीरबल बादशाह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हिलाया हुआ हृदय कमल कुछ खिलसा गया। ये आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही। बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर बगल की एक कोठरी में पाखाना फिरने गया। इस बीच बादशाह के जी में बीरबल के बुद्धि परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पाखाने से लौटकर आया और अपनी पलंग पर लेट रहा। बादशाह उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़कर उसे भुलावा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बातें सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ रक्को बदल हो गया है। वे अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या रक्को बदल हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है व मेरी पलंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर था जाता है, परंतु दरअसल में वह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूं तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह बीरबल की पहले ही सी चतुरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठाचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसो घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहलो चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसो असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मूड लूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बिचारी स्त्री अपने स्वामी का जिहो स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने व परोसने के समय अपने बालों को खूब संभार कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों एक दिन जब युक्त पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजारों डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े 2 पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा।
वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जावो मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुला लाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के पेन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनी याना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर बादमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आश्वा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिक रहे। धन्य है हमारी उन भारत ललनाओं को जो आने पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ए देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक समय मशहूर फतेहपुर सीकरी शहर में एक अमीर तेल का व्यापारी रहता था। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हीरों का एक हार उपहार में दिया। यह हार बहुत ही कीमती था और उस औरत को बहुत पसंद था। वह अक्सर खास कार्यक्रमों में जब उसके दोस्त उससे मिलने आते थे तब इस हार को पहनती थी। इस तरह औरतों की प्रशंसा से यह हार बहुत प्रसिद्ध हो गया। किंतु एक दिन जब वह औरत सुबह सोकर उठी तो उसे वह हार कहीं नहीं मोला। उसने हार को बहुत ढूंढा पर हार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हार चोरी हो गया है। व्यापारी ने सैनिकों को हार को चोरी करने वाले को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने चोर की खोज शुरू की, किंतु जिसने भी हार चोरी किया था वह बहुत ज्यादा चालाक था। उसने सैनिकों के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ी था। इससे व्यापारी की पत्नी दुख के कारण बीमार पड़ गई। व्यापारी को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब कोई विकल्प नहीं मिला तो उसने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल व्यापारी का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन बीरबल उसके यहाँ रात के खाने पर गया। बीरबल व्यापारी से बोला, वह हार हमेशा तुम्हारी पत्नी की अलमारी में रहता था। यदि यह चोरी हुआ है तो यह आपके नौकरों में से किसी ने किया है।
अपने सभी नौकरों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। नौकरों को भोजन कक्ष में बुलाया गया। बीरबल ने नौकरों से कहा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ियां हैं। मैं आप में से प्रत्येक को एक एक छड़ी दूंगा। कल आप ये छड़ियां मुझे वापस कर देना। नौकरों में से एक नौकर ने कहा, परंतु आप इन छड़ियों की सहायता से चोर का पता कैसे लगाएंगे? बीरबल ने कहा, यहाँ कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। चोर की छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कल जब तुम्हारी इन छड़ियों को नापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। यह सुनकर व्यापारी हैरान हो गया, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नौकरों ने बीरबल को छड़ियां वापस कर दी। बीरबल ने एक एक करके छड़ियों को नापा और व्यापारी से कहा, तुम्हारा रसोइया चोर है। हर कोई हैरान था। व्यापारी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कहा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने इसको जो छड़ दी थी वह 2 इंच छोटी है। इसने सोचा क्योंकि यह चोर है, इसलिए इसकी छोड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए इसने इसे 2 इंच काट दिया ताकि पकड़ा न जाए। व्यापारी हंसा। रसोइये ने हार वापस कर दिया और अपनी नौकरी खो दी। हर किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रीमान, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उसने विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस लौटी, तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उसने बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, दुष्ट औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कह रही हो। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह लाकर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक बूढ़े दर्जी को पकड़कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ मेरे मालिक, पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहांपनाह, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी,
तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा, तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीजों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। 3 दोस्तों अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के 8-6 पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के से सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी। मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था। वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया।
यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी वह पूछता था। आज की सभा में बीरबलन था जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, वह दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर, प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखाओ। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जाए, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहे, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बंदरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ।
पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई। नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार लाचार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।